मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 15 कंप्लीट किया था। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। आज हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक का ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। चेक कर लीजिएगा, एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। यहां पर पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो बेसिकली हमें ये चार ही स्टडी करने होते हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। इस ऑक्सीजन फैमिली को एक कंबाइंड हम नाम देते हैं, जैसे कि पी ब्लॉक ग्रुप 15 को हमने दिया था, इसे बुलाते हैं कैल्कोजेंस। इस वर्ड का मतलब होता है और जन का मतलब होता है फॉर्मिंग। तो ये और फॉर्मिंग है। क्या है? और फॉर्मिंग। जैसे हेलोजन, नेक्स्ट ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। ये क्या है? और फॉर्मिंग। और देखो, बहुत सारी और ऑक्साइड्स की होती हैं, सल्फर की होती हैं, इन्हीं दो की बेसिकली होती हैं। सल्फाइड और ऑक्साइड और, जैसे एल्यूमिना Al2O3 ऑक्साइड है, ZnS जिंक ब्लेंड ZnS सल्फाइड और है, गैलेना PbS सल्फाइड और है। तो बहुत सारी ऑक्साइड्स और सल्फाइड और एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया और फॉर्मिंग, मतलब कैल्कोजेंस। आगे बढ़ते हैं। सभी एलिमेंट्स को इस तरह से लिख लीजिएगा एक ही लाइन में वर्टिकल: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। मैं इन सब के एटॉमिक नंबर आपको लिखवा चुका हूं, एक ही बार में मैंने पूरा पी ब्लॉक बता दिया था। तो वहां से इनका एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेल्यूरियम का 52 और पोलोनियम का 84। ये एटॉमिक नंबर लिखने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, सभी का करना होता है। साथ में नोट करते हुए जाएं भाई। 1s2, 2s2, 2p4, सेलेनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, सेलेनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4। काउंट करके देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं या नहीं। 34 होने चाहिए, 10, 20, 30, 34। टेल्यूरियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p2। चेक करते हैं, 5p4 चेक करते हैं हुए या नहीं। 52, 10, 20 हो गए, 10 और 30, 36, 38, 48, 48 और 4, 52। पोलोनियम का भी करना है, इसमें F ऑर्बिटल भी आ जाएगा। देखिएगा मैं किसके हिसाब से, वैसे तो आपको अफवाह रूल आना चाहिए, 11th में पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे ना आता हो वो नोट कर ले। जो S सब सेल है वो पहले सेल से ही स्टार्ट होता है, तो 1s आता है। बाकी सभी में होता ही है S सब सेल। 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s की जरूरत कभी नहीं होती, फिर भी हम लिख देते हैं। इधर हमने S लिखा, इधर P लिखते हैं। फर्स्ट सेल में P नहीं होता तो ये जगह खाली छोड़ेंगे। P2 से स्टार्ट होता है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। आगे नीडी नहीं, 120, 118 एलिमेंट तक पॉसिबल है टेबल में, और हम 120 तक लिख रहे हैं।
एस आ गया, पी आ गया, अब डी लिखना है मुझे। 2 में तो डी भी नहीं होता, तो 2 के सामने मैं डी नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ 2 खाली जगह छोड़ूंगा। 3 से डी स्टार्ट होता है, 3D, 4D, मतलब डी सब सेल थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, कहने का मतलब ये था। 5D, 6D, आगे जरूरत पड़ेगी नहीं, नीचे तक तो कहीं भी तक हो सकते हैं। अब एफ सब सेल पहले सेल में नहीं होता, दूसरे सेल में नहीं होता, तीसरे सेल में 4 से स्टार्ट होता है। 4F, 5F, आगे जरूरत पड़े तो नीचे चले जाइएगा, नहीं पड़े तो मत जाइएगा। ये एरो ये बताते हैं किसकी एनर्जी कम है। 1S, सबसे कम एनर्जी 1S की है, मैं इधर लिख लेता हूं, देखो सबसे कम एनर्जी 1S, उसके बाद 1S के बाद यहां से 2S, 2S खत्म, उसके बाद यहां 2P, 2P के बाद 3S, 3S के बाद फिर से शुरुआत से 3P, 3P के बाद 4S, 4S के बाद फिर शुरू 3D, आगे जगह खाली नहीं है तो मैं नीचे लिखूंगा। 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S, 5S के बाद 4D, 4D के बाद 5P, 5P के बाद 6S, 6S के बाद 4F, 4F के बाद 5D, फिर नीचे लिखूंगा भाई मैं। 5D के बाद 6P, 6P का यहां 6P के बाद 7S, 7S के बाद 5F, 5F के बाद 6D, 6D के बाद 7P, 7P के बाद 8S। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आप 120 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर सकते हैं, और पीरियोडिक टेबल में 118 प्लेसेस हैं, तो उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ये है, S में 2 आते हैं, P में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, D में 10 और F में 14। तो यह वह रूल है। अब आप लिख लें, आपको कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना है? पोलोनियम का। कितने होते हैं? 84। 1S, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, P आए तो 6, S आए तो 2, D आए तो 10, F आए तो 14, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, मैं नीचे लिखूंगा और आगे भी है अभी। 5P6 के बाद 6S2, 6S2 के बाद तो 6S2 के बाद कहाँ गया? 6S2, ये 6S, 6S2 के बाद 4F, 4F 14, फिर 5D 10, फिर 6P। देख लेते हैं कितने आएंगे इसमें। 10, 20, 30, 36 और 2 38, 48, 48 और 6 54, 54 और 2 56, 56 और 14 70, ये 80, 84 हैं तो 4 हो गया जी 84। तो ये अफवाह रूल था, हालांकि 11th का था, ये एनर्जी ऑर्डर है, इसकी कम एनर्जी, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, बढ़ते हुए एनर्जी ऑर्डर में है। तो आप लास्ट में देखिएगा जो लास्ट सेल है वो सेकंड है, और सेकंड सेल में S में 2 हैं, P में 4 हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए। सल्फर का लास्ट सेल थर्ड है, इसमें 3S2 और 3P4 है। लास्ट सेल में S में 2 और P में 4 हैं। लास्ट सेल है यहां पर फोर्थ, 4 में S है, 4 में P4 भी है। ठीक है जी, S2 P4 आउट, ये नहीं बीच में आया, इससे कोई मतलब नहीं। फोर्थ सेल देखें आप बस, इसका आउटर सेल 5 है तो 5P में 4 है और 5S में 2 है। इसका लास्ट सेल 6 है, 6 में 4 हैं और 6S। ठीक है जी, देखो यहां कोई गैप नहीं था, SP में यहां भी नहीं था, यहां 1 का गैप है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, यहां एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा है, 1 का गैप है, यहां तो 2 है बीच में है, एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा है। यह आपकी हेल्प करेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट समझने में, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर आसानी से नहीं होता,
क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। यहां तो एनर्जी गैप नहीं है, एस के बाद ही पी है, यहां एस के बाद पहले डी है फिर पी है, तो यहां भी एनर्जी गैप है, यहां बहुत ज्यादा है, यहां नहीं है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने में हेल्पफुल होगा। चलिए हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के पी में 4 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ फिल्ड नहीं है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हाफ फिल्ड थे, ये पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल है NS2 NP4। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यही था, पहले भी ग्रुप 15 में यही था। तो एटॉमिक साइज ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता जाता है क्योंकि नए सेल ऐड होते जाते हैं। तो सिंपल आपका टर्म आएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। तो आपके ये सेंटेंसेस इसमें लिखे हों, आपको खुद आना चाहिए ये, वैसे मैंने बता दिया है। सेकंड पर आते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जब साइज बढ़ता है तो ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, ग्रुप 16 में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, तो आप लिखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। कारण है बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो ग्रुप में नीचे जाने पर यह डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। रीजन है एटॉमिक साइज का बढ़ना। थर्ड पर आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, फिर आता है सल्फर, फिर आता है सेलेनियम, फिर आता है टेल्यूरियम, और उसके बाद आप पोलोनियम बोल सकते हैं, या तो मत लिखिए, रेडियो एक्टिव है। मीन्स सिंपली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप इसमें भी लिखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 16 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज, यानी कि दोनों डिक्रीज होती हैं। रीजन है एटॉमिक साइज बढ़ रहा है नीचे जाने पर। चलिए दोनों नॉर्मल थी, अब जो है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हमें लिखवाना होगा, थोड़ी अलग सी है। अलग सी कैसे है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप तो है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़कर, यानी कि ऑर्डर ये है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, लेकिन समस्या है ऑक्सीजन यहां नहीं है, ऑक्सीजन सबके बाद में है। बिग एक्सेप्शन। तो यही समझना होगा, इसे मैं लिखता भी हूं और मैं समझाता भी हूं। तो पहले समझ लीजिएगा, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही है जो होनी चाहिए थी, बाकी सब की अपनी जगह पर है। ये एक्सेप्शन ये नहीं है, एक्सेप्शन केवल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम है। हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब आप समझ लें, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। भाई वो रिलीज हुई एनर्जी सबसे ज्यादा ये रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बाद, फिर ये नॉर्मल थे। ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा करनी चाहिए थी क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पावरफुली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब अट्रैक्शन होता है तो बहुत कम होता है और एनर्जी रिलीज होती है तो इन सब से कम होती है। ये एक्सेप्शन इसलिए है। अब देखिएगा कैसे। ये ऑक्सीजन का एटम है, एटॉमिक नंबर है इसका 8, सेल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है 2 6। 2 ही सेल इसमें अवेलेबल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, 8 होने चाहिए थे, 2 कम है। इस ऑक्सीजन को ये बाहर इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, ये रहा इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया।
अट्रैक्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। चूंकि रिलीज होती है इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव आता है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि रिलीज होनी चाहिए। ठीक, रिलीज सब रिलीज करते हैं, सबकी होती है, मैं डाटा भी लिख दूंगा। लेकिन समझिएगा ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा पावरफुल अट्रैक्ट शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। एटॉमिक साइज छोटा है, बहुत तेजी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेकिन खींचता तो है, लेकिन धीरे 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 जब इलेक्ट्रॉन पास में आता है तो उसकी स्पीड आने की कम हो जाती है। यहां से क्यों कम हो जाती है? दो ही सेल हैं, दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन को आना है, जगह खाली है, दो ही खाली हैं, बाकी तो फुल है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी, तो ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इनका अट्रैक्शन प्रॉपर हो नहीं पाता और रिलीज हुई एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होती। सल्फर लेते, सल्फर में 3 सेल होते हैं, देखिएगा सल्फर 2, 8, 6, 3 सेल हैं। 6 तो इसमें भी है सर, इसमें भी तो 2 जगह खाली है। नहीं, गलत जा रहे हैं आप, 2 जगह खाली नहीं है। तीसरे सेल में की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, इसमें 12 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। तो इसके पास तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे डबल खाली हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, ये तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, कोई रिपल्सन फील नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? यहां रिपल्सन फील करते हैं क्योंकि 8 जगह थी। ये मान लो कमरे में कोई टीचर पढ़ा रहा है, 8 ही जगह हैं, 6 पहले से फिल है, तो तुम्हें अंदर जाते लगेगा अरे कमरा पूरा भरा हुआ है, जगह नहीं है भाई, मैं कहीं और ट्यूशन लगाता हूं। और बड़ा रूम है और जगह कितनी है जी? हां 18। और बैठे कितने हैं? केवल 6 ऑक्यूपाइड है यहां तक, तो पूरा खाली पड़ा है, कहीं भी जाके बैठो। तो समझो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही आउटर मोस्ट में, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? साइज में। ये दूसरे सेल में साइज छोटा ही है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और तीसरे सेल का साइज बड़ा है, मतलब उसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, तो वैकेंसी खाली है। तो इलेक्ट्रॉन रिपेल फील नहीं करता, यहां इलेक्ट्रॉन रिपेल फील करता है। चलिए इसे मैं सेंटेंसेस में लिखवा देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल, और डाटा भी लिखवा देता हूं। चेक करिएगा, हमने डाटा लिख दिया है। किलोजूल पर मोल में है सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -200 किलोजूल पर मोल, सेलेनियम की -195, टेल्यूरियम -190, पोलोनियम -174, ऑक्सीजन -144। नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो नेगेटिव साइन बस यही रिप्रेजेंट करता है कि एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हमने जो रीजन बताया ऑक्सीजन का कम होने का, उसे हम लिख लेते हैं। देखिएगा लैंग्वेज यही लिखें आप बस। The negative electron gain enthalpy of oxygen is less than that of other elements of the group. सही है, सबसे कम है भाई। इट इज ड्यू टू, यहां से आप अंडरलाइन कर लें ये सेंटेंसेस, और नेक्स्ट ग्रुप में भी फ्लोरीन भी इसी तरह का एक्सेप्शन होगा, उसमें भी यही सेंटेंसेस आएंगे। इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम। एज अ रिजल्ट there are strong inter-electronic repulsions in the relatively small 2p orbitals of oxygen. इतना भी लिख देंगे तो sufficient है, and thus the incoming electron does not experience much attraction. रिपल्सन इतना ज्यादा होता है कि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करता, तो कम फोर्स से अट्रैक्ट होता है, तो रिलीज होने वाली एनर्जी भी कम होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर भी पूछते हैं, तो सबसे ज्यादा -200 सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन सेलेनियम की, देन टेल्यूरियम की, देन पोलोनियम, और सबसे कम आता है ऑक्सीजन, जिससे सबसे ज्यादा होना चाहिए था। रीजन ऊपर लिखा है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल पूछा जाएगा। ये मान लें एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं, नॉर्मल चीज कौन पूछता है, वो तो सबको आते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर्स। मेटल्स की बात करें, मेटल या नॉन मेटल कौन है, तो पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, दूसरा एलिमेंट है आपका ये नॉन मेटल है, मैं लिख देता हूं सामने
नॉन मेटल। सल्फर भी नॉन मेटल ही है। अब बात करते हैं सेलेनियम और टेल्यूरियम की। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम दोनों ही मेटलॉइड्स में आते हैं, और जो पोलोनियम है वो आप मेटल बुला सकते हैं, लेकिन इसकी नेचर बिल्कुल अलग है, दैट इज रेडियो एक्टिव। तो मेटल आप बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ऊपर वाले दो नॉन मेटल हैं, फिर नीचे वालों की बात करें तो वो मेटलॉइड हैं। ठीक, तो पोलोनियम हालांकि मेटेलिक कैरेक्टर उतने ज्यादा शो नहीं करता, नॉन मेटलॉइड्स के कैरेक्टर भी होते हैं इसके, लेकिन इससे मेटलॉइड्स और मेटल दोनों से ही बाहर रखते हैं हम, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट शो करता है। तो दोनों के कैरेक्टर हैं, मेटलॉइड्स के भी मेटल के भी थोड़े ज्यादा हैं, तो इसे बोल सकते हैं मेटल भी, या मेटलॉइड्स में रखिएगा। अदरवाइज तो जब बुक में पढ़ोगे तो आपको लिखा होगा रेडियो एक्टिव है, तो इसे स्टडी नहीं किया जाता, तो अलग ही रखते हैं। तो ये हो गए ये एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स के बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पर। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर बढ़ते हैं, लेकिन कहां तक? अप टू टेल्यूरियम। बस टेल्यूरियम तक ही बढ़ते हैं। जो लास्ट में बचा वो था पोलोनियम, और देन डिक्रीज। पोलोनियम के लिए कम होते हैं दोनों ही, देख लीजिएगा एक बार। तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप अप टू टेल्यूरियम, दोनों बढ़ेंगे, लेकिन फिर पोलोनियम के लिए कम हो जाएगी थोड़ी थोड़ी वैल्यू। ये थे इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके कोई रीजंस नहीं होते, अट्रैक्शन कब ज्यादा कब कम हो जाए, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 हेडिंग डाल लीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर स्टेट। फर्स्ट मॉलिक्यूलर स्टेट समझना बिल्कुल, एक बार हो सके तो ग्रुप 15 में जो आपने लिखी है अपने रजिस्टर में वो रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल मैच करेंगी या उसी तरह की होंगी, तो उतना मुश्किल पॉइंट है नहीं। छोटे छोटे पॉइंट्स है, बिल्कुल वैसे ही हैं, लगभग 90% सिमिलर ही चलने वाला है। तो उसे एक बार रिवाइज कर लें, और इस बार आप जो भी मैं बोल रहा हूं लिखने के लिए बोल रहा हूं तो लिखें ही, कई बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसे भी साइड में यहां हिंदी में लिख लिया करो साइड में। देखिएगा मॉलिक्यूलर स्टेट पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑक्सीजन डायएटॉमिक है। ऑक्सीजन कैसा है? डायएटॉमिक है जी, O2। और सल्फर की बात करें तो सल्फर है ऑक्टा एटॉमिक, बल्कि सेलेनियम भी ऑक्टा एटॉमिक है, ऑक्टा एटॉमिक। याद करिए ग्रुप 15 की बात करें तो वहां था नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन डायटोमिक था, फास्फोरस टेट्रा था। रीजन वही है, क्योंकि रीजन में हमने केवल वहां भी और यहां भी ये बताएंगे ऑक्सीजन डायटोमिक क्यों है और ऑक्सीजन ऑक्टा एटॉमिक क्यों नहीं है, ये बताया जाएगा। ठीक, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक क्यों, ये नहीं बताया जाता, भाई यही बताया जाता सल्फर डायटोमिक क्यों नहीं है और ऑक्सीजन डायटोमिक क्यों है। समझना इस चीज को। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ये है, बॉन्ड ऐसे हैं। सल्फर एक क्राउन स्ट्रक्चर रखता है, सल्फर 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 8 1 2 3 4 5 6 7 8 क्राउन स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन डायटोमिक है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये पी पाई डबल बॉन्ड बना लेता है। ये लार्ज एटॉमिक साइज है, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं बना पाता। ये समझना,
Oxygen, small atomic size, high electronegativity, that's why it can form pp double bond and exist as a diatomic molecule. Whereas sulfur has large atomic size and low electronegativity, that's why it cannot form pp double bond and exist as a octaatomic. अब ये रीजन एक्चुअल में है, ये pp डबल बॉन्ड नहीं बनाता इसलिए डायटोमिक नहीं होता, ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि ऑक्टाटोमिक तो हम बोलते हैं डायटोमिक नहीं होता इसलिए ऑक्टाटोमिक है. तो ऑक्टा ही क्यों, वो हेक्सा क्यों नहीं, वो 7 क्यों नहीं जुड़े, 10 क्यों नहीं जुड़े, 20 क्यों नहीं जुड़े, इसका रीजन नहीं है हमारे पास. O2 क्यों है, इसका रीजन है. S2 क्यों नहीं है, इसका रीजन है. समझना, यही लिखना होगा आपको भी. तो सेंटेंस प्रॉपर लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, आपको खुद लिखने हैं. पहले लिखेंगे आप ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन ब्रैकेट O2. मेरे साथ लिखिएगा, क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन ब्रैकेट O2 वेयर एज सल्फर एज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल ब्रैकेट में S8. रीजन में बोल रहा हूं बिकॉज, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, बिकॉज ऑक्सीजन हैज स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स व्हाई it can form pp double bond and hence exist as a diatomic molecule. लिख लिया होगा. नेक्स्ट लाइन पर आइएगा. ऑन द अदर हैंड सल्फर हैज लार्ज एटॉमिक साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट फॉर्म pp डबल बॉन्ड एंड हेंस एग्जिस्ट एज अ ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल. लिख लिया होगा आपने. ये मॉलिक्यूलर स्टेट थी. मॉलिक्यूलर स्टेट से एक क्वेश्चन और आता है. ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है. अब याद आ गया होगा, ये तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे ग्रुप 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस चल रहे थे, नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस सॉलिड. रीजन भी वही है. ऑक्सीजन गैस है, इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये वीक है. ये डिस्पर्सन फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स. ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं. S8 ये भी नॉन पोलर है, इसके बीच भी फोर्स तो डिस्पर्सन ही है. डिस्पर्सन फोर्स, दोनों के बीच एक ही फोर्स है. अब क्वेश्चन है, ये गैस है तो इसका मतलब ये तो वीक फोर्स है, वीक है तभी तो ये गैस है, और ये तो स्ट्रांग है तभी तो ये सॉलिड हुआ होगा. सीधी सी बात है. आपको ये बताना है, नेचर तो एक ही है नॉन पोलर, दोनों में डिस्पर्सन फोर्स है. ये वीक क्यों है, क्योंकि ये गैस है, आपको पता है. तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से एक वीक फोर्स से जुड़े तभी तो गैस है. स्ट्रांग होते तो जुड़ ना जाते, और जुड़ जाते तो सॉलिड ना हो जाता. सल्फर, अब देखो सल्फर यही डिस्पर्सन है क्योंकि नॉन पोलर है, लेकिन ये जुड़े हुए हैं क्योंकि ये सॉलिड है, इसका मतलब ये फोर्स स्ट्रांग है. अब सोचो ये स्ट्रांग कैसे हुआ जब नॉन पोलर है. तो ऑक्सीजन हुआ स्ट्रांग हुआ. ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम सल्फर के एक सिंगल एटम से ये छोटा है. सिंगल की बात करें, ये 2 हैं और सल्फर 8 है. सिंगल भी बड़ा है और 8 मॉलिक्यूलर साइज तो बहुत बड़ा है. तो याद करिएगा, मैंने नाइट्रोजन फास्फोरस के टाइम भी बताया था, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज, ऑर्गेनिक के टाइम भी बताया था, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, कोई सा भी फोर्स रहा हो, कोई सी भी नेचर रही हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है. तो इसका मॉलिक्यूलर साइज इसके कंपैरिजन में कई गुना है, बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा है तो इसका अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा. तो इसलिए ये अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये स्ट्रांग है, और इसका ये कैरेक्टर सॉलिड इसलिए शो होता है क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड है. क्लियर हुआ. अब हम लिख लेते हैं. सेंटेंसेस में बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा. पहले लिखिएगा, ऑक्सीजन इज अ गैस वेयर एज सल्फर इज सॉलिड. ठीक है, पहला सेंटेंस, ऑक्सीजन इज अ गैस वेयर एज सल्फर इज सॉलिड. लिख लिया. फिर बिकॉज के बाद ऑक्सीजन इज डायटोमिक molecule, hence its molecules are associated by weak van der Waals force लिख दो या weak dispersion force लिख दो. weak
by weak van der Waals forces of attraction. That's why it is a gas. अब आगे आते हैं. Whereas sulfur is octaatomic, ये तो डाई था भाई, ये क्या है? Octaatomic. Hence its molecular size is large. That's why its molecules are associated with strong dispersion force या strong van der Waals force of attraction. That's why it is solid. समझ में आ गया होगा. फोर्स का नाम तो मैंने दोनों में एक ही बोला, ये वीक बोला, ये स्ट्रॉन्ग बोला. ये स्ट्रॉन्ग क्यों बोला? क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है. आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन और आता है यहां से, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा अलग है. क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म से. एक वर्ड होता था डायमैग्नेटिक और एक वर्ड होता था मतलब होता है पैरामैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक में सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे. पैरामैग्नेटिक में एक भी अनपेयर्ड हो, ये नहीं सब अनपेयर्ड नहीं कह रहा, एक भी अनपेयर्ड हो तो वो पैरामैग्नेटिक होता था. ये बात मॉलिक्यूल्स में हमने निकाली थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. याद करो, एक फॉर्मूला मैंने बताया था डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, 10 10 12 32 10 ऐसे करके, या बॉन्ड वो एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते थे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन फिर ओके एंटी बॉन्डिंग और इधर बॉन्डिंग, ऐसे आ जाता था. तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था हमने, तो उसमें आए थे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक था. अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आपको 11th में जाना होगा केमिकल बॉन्डिंग में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. ऑक्सीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये दिखता डायमैग्नेटिक है लेकिन होता पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है. क्वेश्चन यहां ये नहीं है क्योंकि ये तो 11th का है और 11th में हम इसे डील कर चुके हैं. तो सभी स्टूडेंट इसके लिए एक बार एमओटी जरूर चेक कर लें क्योंकि इससे आगे का क्वेश्चन है. ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ये क्वेश्चन यहां नहीं है, ये तो हम 11th में पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन यहां ये है, सल्फर किस फॉर्म में पैरामैग्नेटिक होता है? उसकी कौन सी फॉर्म पैरामैग्नेटिक होती है? उसकी S8 फॉर्म पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायामैग्नेटिक है. जब हम इसे हीट करते हैं, सल्फर को हीट करते हैं, तो ये बदल जाता है वेपर फेज, गैसियस स्टेट में बदलता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है S2 गैस. हीट करने के बाद, S8 को हीट करने के बाद, और इसमें एग्जैक्ट S2 का एमओटी बिल्कुल O2 की तरह होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. और इसमें भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, ऊपर वाले में, और इसमें भी एंटी बॉन्डिंग में ही होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो S2 वेपर फेज, सल्फर की वेपर फेज मतलब S2 फेज पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. तो नीचे लिख लीजिएगा, बड़ा बड़ा लिखिएगा, सेंटेंस में बोल रहा हूं, सल्फर इन वेपर फेज, ब्रैकेट में लिखें S2 शो पैरामैग्नेटिज्म बिकॉज इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक ऑक्सीजन. खत्म हुआ सेंटेंस. मैंने बोल दिया लाइक ऑक्सीजन, इसका मतलब आपको यह पता चल गया ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक है, उसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी एंटी बॉन्डिंग में ही है. चलिए ये याद रखिएगा, सल्फर की नॉर्मल S8 है लेकिन जब हीट कर देते हैं तो S2 गैसियस या वेपर फेज में बदल जाता है और वहां ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है. चलिए भाई, मॉलिक्यूलर स्टेट कंप्लीट होती है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी पर चलते हैं. सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स. देखते हैं ग्रुप 16 ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या कहती हैं. पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, दूसरा सल्फर है. शुरुआत हम ऑक्सीजन से ही करते हैं. एटॉमिक नंबर 8. इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करना कहां से कहां तक हो सकती है, इसे बुलाते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, VBT के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना. 1s2 2s2 2p4
अब सेकेंड सेल में p ऑर्बिटल ही होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 2d 2 में d होता ही नहीं भाई, 3 से स्टार्ट होता है d, तो यही कॉन्फ़िगरेशन है। यहां देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 4 यहां, 1 2 3 4। तो भैया एक्साइटेड होने के लिए इस जगह नहीं है, खाली ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, तो इसमें 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और +2। -2 से लेकर +2 तक हो सकती है, इससे ज्यादा वेरी नहीं करेगी, करती भी नहीं है, सही है बिल्कुल इसके हिसाब से, ये नॉर्मल है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 सबसे कम हो सकती है और +2 सबसे ज्यादा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं सल्फर। एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गए 16। चूंकि थर्ड ग्रुप है, सॉरी थर्ड सेल है, तो इसमें सब सेल डी भी होगा। 3d 0 खाली है लेकिन है, हम इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 3s मैं यहां बना रहा हूं, दैट इज 3s, 2 इलेक्ट्रॉन। 3p 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 1 2 3 और ये पेयर्ड 4। 3d d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। ये खाली है तो मैंने कुछ नहीं बनाया। ये ग्राउंड स्टेट है, ऑक्सीजन की भी एक ग्राउंड ही थी, उसमें तो एक्साइटेड होती नहीं, एक ही स्टेट है, वही है। ये ग्राउंड स्टेट है और इस कंडीशन में ये 2 अनपेयर्ड इसमें दिख रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मैं सामने ही लिखूंगा -2 और +2, जैसे कि ऑक्सीजन की थी वैसे ही है। तो पहली स्टेट में -2 +2, सल्फर शो करता है -2 भी और +2 भी। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिले तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एस में कोई फर्क नहीं पड़ा, तीन ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल, यहां एक ही बचा, एक चला गया, तो 1, ये एक ही थे, यहां एक और आ गया। चेक करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं जी, तो +4। शुरुआत की माइनस हो सकती है, बाकी माइनस नहीं हो सकती, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती इनकी जो नेगेटिव हो। पहली ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस दिखाएं बस। 4 अनपेयर्ड तो 4, ये पहली एक्साइटेड स्टेट थी, यहां तो एक और पॉसिबल है। देखिएगा नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक बचा, तो पहले से एक एक है, यहां एक ही है, एक यहां से आ गया, 1 2 3 4 5 6 +6। समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और +2। खत्म हुई चीज की इतनी ही है। सल्फर की -2 +2 +4 +6, सबकी इतनी ही है, इनकी भी, क्योंकि इनमें सब में डी ऑर्बिटल है, और जिसमें डी ऑर्बिटल है फिर उतनी ही है। लेकिन ये +6 देख रहे हो आप, ये वाली ग्रुप में नीचे जाने पर, खैर उसमें तो +6 है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करते, जिसमें है उसकी बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +6, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस।
यानी कि +6 सल्फर के लिए स्टेबल है, सेलेनियम के लिए कम, टेल्यूरियम के लिए और कम, और पोलोनियम के लिए +6 हाईली अनस्टेबल है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों भाई? ये होता क्या है? ये यही होता है कि S और D यहां से यहां शिफ्ट होना है, ये शो करने के लिए। S से D में 1 का गैप हो जाएगा, सेलेनियम में देखोगे 2 का गैप होगा, टेल्यूरियम में भी 2 का गैप होगा, पोलोनियम में तो 3 का गैप हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, देखिएगा, मैं लिख लेता हूं, मैं दिखाता हूं फिर से जो लिखा था। ये जो लिखा था कॉन्फ़िगरेशन में उस पर आ गए। 3s 3p, इसके बाद 3d 0 था खाली ऑर्बिटल, तो यहां से यहां शिफ्ट होना था 6 शो करने के लिए, शिफ्ट हो गया। 4p के बाद 4d आएगा, यहां पर शिफ्ट होना होगा, 2 का गैप है क्योंकि 1 का तो पहले ही है s और p के बीच। यहां भी 5d में 2 का गैप होगा, यहां देखो कितना गैप होगा, 2 का तो ऑलरेडी है, 6d यहां होगा, तो गैप कितना बड़ा होगा। इतना बड़ा गैप, इतनी ज्यादा एनर्जी मिल नहीं पाती, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन ये यहीं रहेंगे, और इसी का नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इसी का नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट है। वापस आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, S के इलेक्ट्रॉन आगे ना जाना ही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। डिफाइन कैसे करेंगे? इनर्टनेस ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स, ये S के इलेक्ट्रॉन है, दो, ये पेयर है, तो इनर्ट है ये पेयर, इसलिए नाम पड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट। डिफाइन कैसे करते हैं? इनर्टनेस ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स बाय विच दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन इलेक्ट्रॉन की इनर्टनेस को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहां समझ आ गया भाई, 6 जब ये आगे नहीं जाएगा तो 4 ही रहेगी, 6 नहीं होगी। तो नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए 6 कम स्टेबल होती है, 4 ज्यादा स्टेबल होती है, और ऊपर वालों के लिए 6 स्टेबल होती है, यानी कि 6 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। कारण ये है। चलिए अब आपको इस सेंटेंसेस में लिखना है। मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं, मुझे क्या लिखवाना है? सारे एलिमेंट्स -2 +2 +4 +6 शो करते हैं, केवल किसे छोड़ के? ऑक्सीजन को छोड़ के। क्यों नहीं करता है +6 तक शो? क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं होते, d ऑर्बिटल नहीं होते। फिर मैं लिखवाऊंगा +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप ये ड्रॉ कर लें, ऑक्सीजन से शुरू करें ये, फिर सल्फर से, ये सब सारा ड्रॉ कर लें, सब ड्रॉ कर लें, ये भी लिख लें, इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी लिख लें, बिल्कुल एज इट इज आपकी कॉपी पर हो, उसके नीचे से आप सेंटेंस लिख रहे हो। मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, ठीक है जी, मेरे साथ लिखें, या चलो मैं लिख देता हूं, बेटर होगा, लिख लीजिएगा साथ में ही। मैं बोल रहा हूं, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जनरली एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 shows -2 +2 +4 +6, यही बताए थे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑक्सीजन। देख लीजिएगा, ऑक्सीजन को छोड़कर है ये। ऑक्सीजन को तो आपको पता है -2 से +2 तक होती है बस। तो ऑक्सीजन सोज -2 से +2, देखो मिनिमम -2 है, मैक्सिमम +2 है, इसके बीच में कोई भी एग्जिस्ट करेगी। ऑक्सीजन सोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, -2 होती है मैक्सिमम, एंड -1 पेरोक्साइड्स में होती है, एंड पॉजिटिव विद फ्लोरीन के साथ होती है, तो होती +2 तक ही है। अदर एलिमेंट सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम सोज +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। हाउएवर द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉइंट। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, यहां जो लिखा है ना, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम +2, -2 भी होती है, -2 +2 +4 +6 ऐसे लिख लेना। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये बिल्कुल उसी पैटर्न में भी चल रही हैं जैसे कि ग्रुप 15 में हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से। पहले मॉलिक्यूलर स्टेट आई, दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, तीसरी आई रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यहां भी वही है, लेकिन ध्यान से देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन तो इसी ग्रुप का एलिमेंट है और उसी से रिएक्शन करनी है। अब ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट थोड़ी करवाएंगे, O2 ये तो एक ही है वो
तो बाकी एलिमेंट्स को हम रिएक्ट करवाएंगे किससे? ऑक्सीजन से। समझना। तो हमें सल्फर के ऑक्साइड्स पढ़ते हैं, सेलेनियम के, टेल्यूरियम के, पोलोनियम के। पोलोनियम रेडियो एक्टिव वैसे भी नहीं पढ़ेंगे तो 3 बचे। तो ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स नहीं पढ़ते, वो तो खुद ऑक्साइड बनाती है यार। अरे O2 एयर में कितनी है, वो आपस में थोड़ा ना करती है, O2 मिला दोगे रिएक्टर है, एक ही है वो तो सल्फर को रिएक्ट करवाना है, सेलेनियम को रिएक्ट, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इसे भी पढ़ेंगे। तो जब शुरुआत करते हैं तो S और O रिएक्ट करते हैं तो पहला बनता है SO2, आपने देखा हो, और बनता तो SO3 भी है। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स डाइऑक्साइड्स भी बनाते हैं और ट्राइऑक्साइड्स भी बनाते हैं। समझना, पहले लिखना मत, अभी लिखवाऊंगा मैं। ये नहीं कि सल्फर ही बनाता है, सेलेनियम भी डाइऑक्साइड बनाता है, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड भी बनाता है, टेल्यूरियम भी उसी तरह बनाता है, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। और ये सभी ऑक्साइड, चाहे कोई सा भी रहा हो, किसी का भी रहा हो, सब एसिडिक भी होते हैं। एसिडिक का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं, SO2 को पानी में डालो H2SO3 बनता है सल्फ्यूरस एसिड, और SO3 को पानी में डालो H2SO4 बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सभी एसिडिक होते हैं। तो इनकी बात हम करेंगे, पहले इंडिविजुअल देख लें। सल्फर डाइऑक्साइड, और पहले डाइऑक्साइड ही ले लेते हैं, सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड, ये स्ट्रक्चर है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसमें? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ये सल्फर, ये 2 ऑक्सीजन। ये सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक सल्फर का मॉलिक्यूल दूसरे सल्फर के मॉलिक्यूल से डिस्टेंस पर होता है। ये पोलर है और ये भी पोलर है। दोनों डाइपोल डाइपोल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस में एग्जिस्ट करती है। यानी कि ये बहुत पावरफुल बॉन्ड नहीं है, लेकिन हाँ डाइपोल डाइपोल फोर्स जरूर है। ये एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहां आ जाएगा। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं है। जबकि इसकी बात करें सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये सॉलिड है। अब क्वेश्चन है, ये सॉलिड कैसे है? इसका स्ट्रक्चर अलग है क्या? बिल्कुल अलग है जी। देखिएगा कैसा है। सेलेनियम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, एन लगा देता हूं आगे। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इसलिए कैसा है? सॉलिड है, क्योंकि सारे SeO2 सारे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, और कोवेलेंट तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोई सा भी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो SeO2 एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है, इसलिए सॉलिड है। सल्फर डाइऑक्साइड एक डिस्क्रीट फॉर्म, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मिलता है, जिसके मॉलिक्यूल्स एक वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स से जुड़े होते हैं, इसलिए ये गैस है। क्वेश्चन आ सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड क्यों है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्यों है? SeO2 सॉलिड क्यों है? तो ये याद रहे आपको। तो मैं सेंटेंसेस बोलता हूं, साथ में लिखिएगा, मेरे साथ में लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत हम यहां से करते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहले हम डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड के बारे में लिखवा देते हैं। लिखिएगा all these elements form dioxides and trioxides with oxygen। पहला सेंटेंस क्या है? all these elements form dioxides and trioxides with oxygen, like SO2, SeO2, SO3, SeO3, TeO2 etc। टेल्यूरियम के भी बना सकते हैं एटसेट्रा। पोलोनियम के मत दिखाना, रेडियो एक्टिव है, केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी नहीं करेंगे। लिख लिया आपने। अब आगे आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस पर आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, वेयर एज सेलेनियम डाइऑक्साइड इज सॉलिड। अब रीजन देना है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल and these molecules are associated by dipole-dipole forces. That's why it exists as a gas at room temperature. अब आगे है सेलेनियम में, whereas selenium dioxide
exist in polymeric chain in which SiO2 molecules are associated with a covalent bond. That's why it exists as a solid. दोनों के स्ट्रक्चर नीचे बना लें, SO2 गैस लिखें, SiO2 सॉलिड, बिल्कुल जैसे बने हुए हैं वैसे बना लें। क्लियर हो गया सॉलिड। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर की। रिड्यूसिंग नेचर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में, डाइऑक्साइड्स की बात करें अभी हम, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और सल्फर की +6 स्टेबल होती है। तो सल्फर ऑक्सीडाइज होके +6 में बदलना चाहता है, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब सल्फर की तो ये टेंडेंसी है, नीचे जाने पर +6 की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और एलिमेंट +6 में बदलना बंद कर देता है। ऐसा कर देगा तो रिड्यूसिंग नेचर खत्म होने लगेगी। तो आप लिखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस, या सॉरी डाइऑक्साइड बताना पड़ेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्साइड्स decreases from sulfur dioxide to सल्फर पढ़ रहे हैं सेलेनियम 10, पोलोनियम पढ़ रहे हैं TeO2 लिख लो, TeO2। तो सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि TeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग नेचर कम हो रही है। ठीक है जी, लिख लेना SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एज TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो ये था आपका डाइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड्स में ऐसा कुछ नहीं, सब एसिडिक होते हैं, बस ये लिख लेना डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, सेलेनियम भी सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, तो दोनों ही है, तो उसमें ऐसी कोई सेंटेंस आपको नहीं लिखने है। तो इतना ही था आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब बारी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन 4th की। तो आज इतना ही है इस लेक्चर में। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप रिएक्शन विद हाइड्रोजन से ग्रुप 16 कंप्लीट हो जाएगा। आज नहीं हो पाया है, हो भी नहीं पाएगा, अभी तो बड़ा है काफी। एक लेक्चर और लगेगा, फिर एक लेक्चर में 17-18 खत्म हो जाएंगे आपके।